वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। रणबीर कारगिल की वादियों में एक सिपाही के रूप में तैनात था। वो हर साल छुट्टियों में अपनी बहन की घर कुछ दिन रहने के लिए आ जाता था। अपनी बहन की गांव में आकर उसे अपने बचपन के दिन के यादें ताजा हो जाते थे। अभी तक रणबीर की शादी नहीं हुई थी। इस बार जब वो छुट्टियों में उसकी बहन की घर आया, तब वो एक लड़की को देखा। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि रणबीर उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगा और उसे शादी करने के लिए मन में ठान लिया। वो लड़की रणबीर की बहन की पड़ोस की थी, इसलिए रणबीर ने अपनी बहन रूपाली से उस लड़की को शादी करने के लिए उसकी घर वालों से शादी की बात चलाने के लिए बोला। ठीक है रणबीर, अगर तुम्हें लड़की इतनी पसंद है तो मैं आज ही उस लड़की की घर वालों से बात करूंगी। तू चिंता मत कर। थैंक यू दीदी। फिर रूपाली ने शादी की बात करने के लिए उस लड़की की घर गई और उसकी माँ बाबा से बात की। बात करने के बाद वो वहाँ से चली आई। रूपाली दीदी, आपने लड़की की माँ बाबा से शादी की बात की? हाँ, मैंने उसकी घर वालों से तुम्हारी शादी की बात चलाई है। उस लड़की की नाम पायल है, लेकिन रणबीर वो लड़की हमारी जात की नहीं है। वो तुम्हारी लायक नहीं है। दीदी, तुम कौन सी जमाने में रह रही हो? मुझे जात बात से कोई लेना देना नहीं है। पायल एक गरीब घर की लड़की है। उसकी माँ बाबा के पास देने के लिए इतना दहेज भी नहीं है। दीदी, मुझे दहेज का क्या काम? हमारे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर मैं उनसे दहेज लेकर क्या करूँगा? दीदी, पायल मुझे बहुत पसंद है, इसलिए वो चाहे किसी भी जात की हो या उसके माँ बाबा के पास पैसे ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई, तू समझता क्यों नहीं है? पायल के नीचे और भी 3 भाई बहन हैं। बेकार में उनकी भी शादी की जिम्मेदारी तुझ पर आ जाएगी। और तो और एक बड़ी बात कहना तो तुझे भूल ही गई। पायल अनपढ़ है। उसकी माँ बाबा ने उसको स्कूल भी नहीं भेजा। वो सिर्फ दिखने में सुंदर है, लेकिन वो अंगूठा छाप है। तुम शहर में उसे अपने दोस्तों के साथ कैसे जान पहचान कराओगे? वो खुद को कैसे दूसरों के सामने परिचय कराएगी? दीदी, मुझे एक सुंदर बीबी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ पायल को कैसे मिलवाना है, मैं उसे सारे कायदे कानून सिखा दूंगा। मैं उसके बारे में सारी बातें जानकर भी शादी के लिए तैयार हूँ। तुम बस ये रिश्ता आगे बढ़ाओ। अपने भाई की बात सुनकर रूपाली हैरान हो गई। कितना दिलेर है मेरा भाई। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। दीदी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं रणबीर, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। अगर तू पायल से शादी करके खुश रहेगा, उससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं कल ही पायल की माँ बाबा से शादी की बात आगे चलाऊंगी। अब तो तू खुश है ना? रूपाली की बात सुनकर रणबीर खुश हो जाता है। फिर अगले दिन रूपाली ने पायल की माँ बाबा को उसके घर बुलाया। घर पर रणबीर भी था। उसके बाद रूपाली ने शादी की बात आगे चलाई। इस सुनकर पायल की माँ ने कहा, हमें पायल के लिए घर में बैठे बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया, भला हम क्यों इनकार करेंगे शादी के लिए। हमें ये रिश्ता मंजूर है बेटा, लेकिन हमारे पास तुम्हें दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे दहेज नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। मुझे बस आपकी बेटी चाहिए, लेकिन मेरा एक छोटा सा शर्त है। आप हम दोनों की इसी हफ्ते में एक शुभ मुहूर्त देखकर शादी करवा दीजिए। क्योंकि अभी मैं छुट्टी पर हूँ, लेकिन पता नहीं कब मुझे युद्ध के लिए बुलावा आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। और शादी के बाद मैं कुछ दिन अपनी मम्मी पापा के पास रहकर पायल को लेकर शहर चला जाऊंगा। और आप शादी की खर्चे के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वो सब देख लूंगा। आप बस एक अच्छा मुहूर्त देखकर इसी हफ्ते में हमारी शादी करवा दीजिए। रणबीर की बातें सुनकर पायल की माँ बाबा शादी के लिए मान गए। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर शुभ मुहूर्त देखकर रणवीर और पायल की शादी हो गई। शादी के बाद रणवीर अपनी दीदी रूपाली की आशीर्वाद लेते हुए बोला,
थैंक यू दीदी, आपकी वजह से आज मेरी और पायल की शादी हो पाया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं अगले साल फिर आपके पास आऊंगा। ऐसे बोलकर वो और पायल वहाँ से चले गए। रणवीर पायल को लेकर अपने मम्मी पापा के पास आया और उन्हें सारी बात बताया। बहू को देखकर उसकी मम्मी पापा खुश हो गए। अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम दोनों आराम करो, हम कल सुबह बात करते हैं। सुबह होते ही सब बहू को देखने के लिए आ गए। सब पायल को देखकर उसकी सुंदरता का प्रशंसा करने लगे। अरे वाह रणवीर बेटा, तुमने तो सुंदर परी जैसी दुल्हन लाए हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सही सलामत रखे। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। सबकी मुंह से तारीफें सुनकर रणवीर खुश हो गया। सब जाने के बाद रणवीर की माँ उससे बोली, रणबीर बेटा, बहू दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन है तो हमारी तरह अनपढ़। क्योंकि अब तो घर में 3-3 अनपढ़ इकट्ठा हो गए हैं। तू कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन तू शादी एक अंगूठा छाप से की है। अपने बच्चों को भी बहू ठीक से पढ़ा नहीं पाएगी, और तुम तो युद्ध क्षेत्र में रहते हो। खैर छोड़ो, जब तुमने शादी कर ही ली तो अब हम क्या कह सकते हैं। माँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन अपने माँ पापा के साथ रहकर रणवीर पायल को लेकर शहर चला आता है। शहर आने के बाद रणवीर सोच में पड़ जाता है। मैं अपने दोस्तों से पायल को कैसे मिलवाऊं? अगर वो लोग जानेंगे कि पायल अनपढ़ है तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे दोस्तों से पायल को मिलवाने से पहले मुझे पायल को समाज में उठने बैठने की तरीके सिखा देना होगा। मैं अपने दोस्तों से उसे यूं ही नहीं मिला सकता, क्योंकि गांव के रहन सहन और शहर के तौर तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे पहले उसे ये सब अच्छी तरह से सिखाना होगा। उसके बाद रणवीर पायल को शहर की तौर तरीके के बारे में सिखाता है। उसको क्लब में, होटल में लेकर जाता है। धीरे धीरे पायल सब कुछ सीख जाती है और शहर की तौर तरीके में खुद को ढाल देती है। पायल को देखकर अब कोई नहीं कह सकता कि वो एक अनपढ़ लड़की है। पढ़ाई लिखाई की मामले में वो कोसों दूर है। एक दिन रणवीर सुपरमार्केट गया हुआ था। वहाँ पर उसके दोस्तों ने उसे देखे। अरे राकेश, ये तो रणबीर है, चलो उसके पास चलते हैं। हाय रणबीर। हाय, तुम दोनों यहाँ? कैसे हो तुम दोनों? हम दोनों तो ठीक है, लेकिन एक क्या रणबीर, अकेले अकेले शादी कर ली और हमें तुम्हारे शादी में भी नहीं बुलाया। अब कब मिलवा रही हो भाभी से हमें? अरे ऐसा कुछ नहीं है, शादी इतनी जल्दी हो गया कि मैं किसी को बुला नहीं पाया। मैं भी सोच रहा था कि तुम लोगों को एक दिन खाने के लिए घर पर बुलाऊं। इस बहाने तुम लोग पायल से भी मिल पाओगे। ऐसे कल की डिनर कैसा रहेगा? तुम लोग सब फ्री रहोगे कल? हाँ, कल संडे है, हम घर पर ही रहेंगे। अच्छा, तो कल शाम को 7 बजे आप दोनों आपके फैमिली के साथ मेरे घर पर डिनर के लिए आना। अच्छा ठीक है, हम जरूर आएंगे। उसके बाद रणवीर घर चला आता है। पायल, कल शाम को मेरे कुछ दोस्त घर पर खाने के लिए आ रहे हैं। तुम उन लोगों के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाना। ठीक है जी, आप देखना, मैं इतनी स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि आपके दोस्त तारीफ करके थक जाएंगे। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम उनके सामने जरा शहरी अंदाज में पेश आना, जैसे उनको ये ना पता चले कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। और तुम उनके सामने मुझे रणवीर कह के बुलाना। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन शाम को रणवीर के दोस्त उनके फैमिली के साथ आते हैं। वो लोग कुछ देर बातें करते हैं, फिर सब साथ में डिनर करते हैं। पायल की हाथ की खाना खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। वाह भाभी जी, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। आपके हाथों में जादू है, जादू। अरे यार रणबीर, भाभी के हाथ का खाना खाकर दिल खुश हो गया। हाँ, सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ, पायल दिखने में जितनी सुंदर है, इतनी अच्छी खाना भी बनाती है।
सबकी मुंह से पायल की तारीफें सुनकर रणवीर बहुत खुश हुआ। पायल भी सबके साथ बहुत अच्छी तरह से बात कर रही थी। फिर सबने डिनर खत्म किए और वहां से चले गए। थैंक्स पायल, तुमने आज सब कुछ ठीक से संभाल लिया। ऐसे ही दिन बीतता गया। रणवीर की छुट्टी खत्म हो गई। उसको युद्ध के लिए बुलावा आया, इसलिए वो पायल से कहा, पायल, मेरी छुट्टी अब खत्म हो चुका है। मुझे युद्ध के लिए बुलावा आ चुका है। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है, इसलिए मैं तुम्हें गांव में माँ पापा के पास छोड़कर जाऊंगा। हम कल ही गांव के लिए निकल पड़ेंगे। ठीक है रणबीर जी। अगले दिन रणवीर पायल को लेकर गांव चला आया। वहां पर उसे छोड़कर तुरंत युद्ध क्षेत्र को जाने के लिए सबसे विदा लिया। पायल रोते हुए अपने पति को विदा किया। अरे पगली, अपने पति को हंसते हुए विदा करते हैं, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर तो किसी किसी भाग्यवान को ही मिलता है। तुम्हें तो अपने पति पर गर्व करना चाहिए। अब रोना छोड़ो और हंस के मुझे विदा करो। और हाँ, माँ पापा और खुद का ख्याल रखना। मैं आता हूँ। ऐसे कहकर रणवीर वहां से चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। रणबीर का कोई कॉल या चिट्ठी नहीं आया, इसलिए पायल बहुत परेशान और घबरा गई थी। उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, रणबीर जी को युद्ध क्षेत्र जाते हुए कई महीने गुजर चुके हैं। उनका अभी तक कोई खबर नहीं आया है। ना वो कॉल करते हैं, ना चिट्ठी भेजते हैं। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है माँ जी। बहू, रणबीर जब युद्ध क्षेत्र को जाता है तो उसके साथ हमारी कभी कोई बातचीत नहीं हो पाता। तू चिंता मत कर, वो वहाँ पर सही सलामत होगा। तू एक फौजी की बीबी है, इसीलिए तुझे हिम्मत और हौसला रखना होगा। आप सही बोल रहे हैं माँ जी। रणवीर को गए हुए काफी दिन हो चुके थे। एक दिन उसके घर पर तार आई। डाकिया तार देकर चला गया। जब पायल तार शब्द सुना तो वो रोने लगी। तभी पायल की मोबाइल पे कॉल आती है। कॉल की खबर सुनकर वो जोर जोर से रोने लगी और रो रो कर उसने अपने सास ससुर को कहा, माँ जी, पापा जी, युद्ध क्षेत्र से तार आई है। रणबीर जी अब नहीं रहे, वो शहीद हो चुके हैं माँ जी। और अभी वहाँ से मुझे कॉल आया था, वो रणबीर जी की बॉडी को लेकर कल सुबह 11 बजे की करीब यहाँ पहुँचेंगे। पायल की बातें सुनकर उसकी सास ससुर फुट फुट कर रोने लगते हैं। कुछ समय के बाद एक खबर आसपास की पड़ोसियों को पता चली। वो सब रणवीर के घर पर इकट्ठा होकर जोर जोर से रोने लगे। पायल और उसकी सास ससुर को ये पता नहीं थी कि तार खुशी के अवसर में भी भेजी जाती है। उन्हें बस ये ही मालूम था कि तार सिर्फ मरने पर ही भेजी जाती है। उसकी ससुर ने बाजार जाकर अंतिम संस्कार के सारे सामान ला चुके थे। गांव के लोग उसके घर में इकट्ठा हो चुके थे। चारों ओर चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पायल को गांव की औरतों ने उसे सफेद साड़ी पहना चुके थे। उसके घर में लोगों के इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसके घर में बैठने के लिए भी जगह नहीं बची थी। चारों तरफ सन्नाटा था। रणवीर के दोस्त भी वहां पर आ चुके थे। अगले दिन 11 बजे की करीब एक पुलिस की जीप उनके घर के सामने रुकी। उसमें से रणवीर नीचे उतरा। उसने जैसे ही घर पर रोने की आवाज सुना, उसके कानों में सीटियां बजने लगी। ए, मेरे घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? और यहाँ इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? कहीं किसी को कुछ हो तो नहीं गया? उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, इसलिए वो दौड़ दौड़ कर अंदर गया और अपने माँ के पैर छुआ। उसकी माँ उसको देखकर चौंक गई और खुशी से उसे गले लगा दी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरे बेटे को सही सलामत मेरे पास ले आए। बहू, तुमने एक ऐसी अनर्थ कर दी, एक ऐसी खबर दी कि रणबीर शहीद हो चुका है। मेरा बेटा तो
सही सलामत मेरे सामने खड़ा है। क्या? मैंने अपने आने की खबर आपको तार के माध्यम में तो दिया था, और वहाँ पे कहा था कि घर पर फोन करके मेरे 11 बजे आने की खबर दे दें। फिर ये सब क्या? लेकिन कल डाकिया तार लेकर आया था। मुझे क्या पता था कि तार में अच्छी खबर भी आते हैं। मुझे सिर्फ ये पता था कि तार में सिर्फ बुरी खबर ही आते हैं, और फोन में भी कुछ ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे बस यही सुनाई दिया कि आपकी बॉडी 11 बजे तक घर पहुंचेगा। हे भगवान, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? रणवीर को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, मैंने अपने लिए सुंदर बीबी का चुनाव तो कर लिया, मगर उसे तौर तरीके सिखाने के बजाय उसे शिक्षा दिलवा दी होती तो आज उसकी जगह हंसाई नहीं होती। रणवीर सारे लोगों को संबोधित करते हुए बोला, मैं आज आप सबको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की उसकी सुंदरता पर मोहित होकर, और मैंने सोचा कि वो भी मेरी तौर तरीके सीख कर मुझे खुश कर देगी। पायल ने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की और सफल भी हो गई, पर कहीं ना कहीं मैं ये भूल गया कि सब तौर तरीकों से भी सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य की शिक्षा। इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चाहे चले जाए, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। बिना शिक्षा के उसका जीवन संपूर्ण नहीं है और अधूरा है। इसलिए कोई भी उम्र होने दो, शिक्षा प्राप्त करना अवश्य जरूरी है। आज जो घटना हुआ, इसके लिए मैं पायल को दोषी नहीं ठहरा नहीं सकता। इसके लिए पूरे जिम्मेदार में ही हूँ। आज मैं सबके सामने ये प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को शिक्षा दिलाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद रणवीर ने पौड़ शिक्षा केंद्र जाकर अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए एडमिशन की अर्जी दी। कुछ दिन के बाद पायल अभी पौड़ शिक्षा केंद्र जाकर काफी कुछ पढ़ना लिखना सीख चुकी थी। वो पहली जैसी पायल नहीं थी, अब वो एक शिक्षित समझदार बन चुकी थी। रणवीर अब पायल को लेकर बहुत खुश था। अब उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। हरिपुर गांव में संग्राम नाम का एक लड़का रहता था। वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता गांव में जमींदार के जमीन पर काम करते थे और उसकी माँ दूसरे के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती थी। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। संग्राम अपने घर की आर्थिक स्थिति बदलना चाहता था, इसलिए वो दिन में स्कूल जाता था और शाम को सब्जी और फल बेचता था। संग्राम बड़ा होकर भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता था। वो जब भी गांव में किसी फौजी को देखता, वो उसे एकदम देखता ही रह जाता था। उसे भारतीय सेना की वर्दी, अनुशासन और खास तौर पर अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर दिखाने का जज्बा खूब भाता था। एक दिन वो अपने दोस्त के घर गया हुआ था। वहाँ उसने अपने दोस्त की टीवी पर स्वतंत्रता दिवस की परेड देखा। परेड में भारतीय सेना की शौर्य को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो घर पर आकर अपनी माँ को बोला, माँ, कहाँ हो आप? कुछ बात करनी है आपसे। क्या हुआ? क्यों इतना हल्ला मचा रहा है? माँ, मैं अभी रिंकू के घर से आ रहा हूँ। उसके घर में ना नया टीवी आया है। हाँ, तो क्या हुआ? हमारा हालत तो जानता नहीं है क्या? कितने मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा है, उसमें टीवी कैसे लाए? तू अपनी बाबा को टीवी खरीदने के लिए मत कह लेना, वरना वो खामोखा परेशान हो जाएंगे। अरे माँ, मेरा पूरा बात तो सुनो। मुझे टीवी नहीं चाहिए। आज मैंने रिंकू के घर की टीवी में ना स्वतंत्रता दिवस की परेड देखा। क्या शांति से हमारा देश के जवानों ने परेड कर रहे थे। मैं तो बस देखता ही रह गया माँ। मुझे परेड बहुत अच्छा लगा। माँ, मुझे भी बड़े होकर सेना में जाना है। मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है माँ। अच्छा, तो ये बात है। पहले भी कई बार तू ये बात बोल चुका है और मैं तुझे मना भी कर चुकी हूँ। बेटा, तू हमारा एक लौता संतान है।
तुम्हारे बिना हमारा कौन है? हम लोग तुम्हें फौज में भेजकर तुम्हें खोना नहीं चाहते बेटा। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे बेटा। नहीं नहीं, तू फौज में नहीं जाएगा। हाँ, फौज में नौकरी करने वालों के अच्छा तनख्वाह भी होता है। मैं फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करने के साथ साथ अपने घर की आर्थिक समस्या को भी तो दूर कर पाऊंगा। और रही बात आप लोगों से दूर रहने की, अगर हर कोई आपकी तरह जैसा सोचेगा तो देश की रक्षा कौन करेगा माँ? बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन फौज में नौकरी कैसे और कब मिलेगी उसका तुझे कुछ पता है? फिलहाल तो नहीं है माँ, लेकिन बहुत जल्दी पता कर लूंगा। आप बस बाबा को मना लेना। ऐसे बोलकर संग्राम बाजार सब्जी बेचने चला गया। उसकी माँ बहुत देर तक इस बारे में सोचती रही। वो दिल से चाहती थी कि संग्राम का भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना सच हो, लेकिन वो माँ भी थी, इसलिए वो डरती थी कहीं उसकी बेटा को कुछ हो ना जाए। उधर बाजार में संग्राम रोज की तरह शाम को सब्जी बेच रहा था। तभी पुलिस की गाड़ी से एक हट्टा कट्टा फौजी को बाहर निकलते हुए उसने देखा। वो उस फौजी को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उनके पास गया। सर नमस्ते, मेरा नाम संग्राम है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। वहाँ पास में मैं सब्जी और फल बेचता हूँ। चलिए ना सर, कुछ खरीद लीजिए। नहीं बेटा, अभी नहीं। मैं छुट्टियों में मेरा घर आया हूँ, फिर कभी तुमसे सब्जी और फल खरीद लूंगा। अब मुझे घर जल्दी से पहुँचना है। यहाँ तो बस मैं कुछ काम के लिए रुका था। ठीक है सर, लेकिन आप जाते जाते मेरा दुकान तो देखते जाइए। अगर आप कभी सब्जी और फल खरीदने आए तो मेरे दुकान से ही लेना। मैं पूरा ताज़ा ताज़ा सब्जी और फल बेचता हूँ। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जब यहाँ फिर से आऊँगा तब मैं जरूर तुमसे सब्जी और फल खरीदूंगा। लेकिन अब तुम मुझे साफ साफ बोलो कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। देखो बेटा, झूठ मत बोलना। मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम किसी और काम से मेरे पास आए हो। सब्जी और फल लेना ये तो बस एक बहाना है। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोले सर। मैं आपकी तरह भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं भारतीय सेना में कैसे जाऊँ। अच्छा, तो ये बात है। देखो संग्राम, तुम्हें 10वीं कक्षा अच्छी मार्क्स में पास करना होगा और रोज नियमित कसरत करना होगा। तुम्हें रोज दौड़ना होगा। तुम्हें अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ठीक से ख्याल रखना होगा। ठीक से हेल्दी खाना होगा और समय के हिसाब से सोना होगा। और तुम्हें भारतीय सेना अग्निवीर रिक्रूटमेंट में भी पास करना होगा। उसके बाद जाकर तुम भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं अपना जी जान लगा दूंगा भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनो संग्राम, मैं अब कुछ दिन छुट्टियों में अपना घर आया हूँ। जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक रोज मैं तुम्हें कसरत सिखाऊंगा। रोज तुम्हें सुबह 6 बजे गांव की पुरानी मैदान में आना होगा और हम एक कल से शुरू कर देंगे। जी सर, मैं कल से जरूर आऊंगा। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे बोलकर संग्राम सब्जी बेचने चला जाता है। उसके बाद वो सब्जी और फल बेचकर खुशी मन से घर लौटता है। माँ, कहाँ हो आप माँ? क्या हुआ बेटा, तू इतना खुश कैसे दिख रहे हो? आज सारे सब्जी और फल तुमने बेच दिए क्या? नहीं माँ, उससे भी बड़ा खबर तुम्हें सुनाने वाला हूँ। तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी। अच्छा, ऐसी कौन सी खबर तू सुनाने वाला है? जल्दी से बता। माँ, मुझे भारतीय सेना में कैसे भर्ती होना है उसकी जानकारी मिल गई है। आज जब मैं सब्जी और फल बेच रहा था तब वहाँ पर मैंने एक फौजी अंकल को देखा। मैंने उनसे बात की। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे बताया कि फौज में कैसे भर्ती होते हैं। वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में उनके घर आए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक वो यहाँ रहेंगे वो मुझे कसरत करना सिखाएंगे और कल सुबह 6 बजे से ही मेरा कसरत शुरू हो जाएगा। माँ, तुम मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना। मुझे 6 बजे से पहले गांव की पुरानी मैदान में पहुंचना होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाया तुमने। भगवान करे तेरा हर सपना सच हो।
और तू हमेशा खुश रहे। अगले दिन सुबह 6 बजे से पहले संग्राम पुरानी मैदान पहुंच जाता है। वहाँ पे मेजर विक्रम पहले से ही पहुंच चुके थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संग्राम, तुम्हें समय पर यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आर्मी में पहले पंक्चुअलिटी भी देखी जाती है। चलो अब कसरत शुरू करते हैं। तुम्हें पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ानी होगी, इसलिए तुम्हें पहले आज इस मैदान की पूरे 10 चक्कर दौड़कर पूरे करने हैं, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। तुम्हारी समय शुरू होता है अब। गो, जाओ। उसके बाद संग्राम दौड़ना शुरू कर देता है। वो मैदान के सिर्फ 2 चक्कर करके थक जाता है और नीचे जमीन पर बैठ जाता है। उसको देखकर मेजर विक्रम बोलते हैं, बरखुदार, इतने में थक गए? तुम आर्मी में कैसे जाओगे? आर्मी में तो फिजिकल ट्रेनिंग बहुत होती है। सर, मैं आर्मी में जरूर जाऊंगा। आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ा सा थक गया, लेकिन अब मैं फिर से दौड़ूंगा और मैदान के पूरा 10 चक्कर पूरे करूंगा। ऐसे बोलकर संग्राम फिर से उठकर दौड़ने लगा और पूरे 10 चक्कर पूरे किया। शाबाश संग्राम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज के लिए बस इतना। तुम अब घर जाओ, हम कल फिर से कसरत करेंगे। उसके बाद संग्राम वहाँ से चला जाता है। जब वो घर जा रहा था, तब जोर से बारिश होता है। बारिश में वो भीगते भीगते घर पहुँचता है। तब वो देखता है कि छत पर से पानी टपक रहा है और उसकी माँ पानी बहती हुई जगह में बड़े बड़े बर्तन रखे हैं ताकि बारिश की पानी उस बर्तनों में गिरे। ये सब देखकर संग्राम बहुत दुखी हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, माँ, अब कुछ साल में मैं फौज में जाऊंगा। देखना, मैं हमारे घर के आर्थिक समस्या को बहुत जल्दी ही दूर कर लूंगा। वो रोज सुबह पुरानी मैदान जाता था कसरत करने। मेजर विक्रम तरह तरह की एक्सरसाइज उसे सिखाते थे और साथ ही साथ वो संग्राम को दौड़ाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। मेजर विक्रम की छुट्टियां समाप्त होने पर वो फिर से ड्यूटी पर ज्वाइन करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद भी संग्राम दौड़ना बंद नहीं किया। वो घंटों घंटों दौड़ता था। वो अपना फिजिकल हेल्थ का पूरा ख्याल रखता था और साथ ही साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से करता था। उसने 10वीं और 12वीं कक्षा भी बहुत अच्छी मार्क्स से पास किया। ऐसे ही 5 साल बीत चुके थे। संग्राम आर्मी में जाने के लिए भारतीय सेना अग्निवीर की एग्जाम दिया और कुछ दिनों में उसका सिलेक्शन भी हो गया। उसे इंडियन आर्मी में जॉब मिल गया। उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था। कुछ दिनों में वो अपने माँ बाबा की आशीर्वाद लेकर ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसको पहला पोस्टिंग कश्मीर में मिलता है। वो एक खुश खबर अपनी माँ बाबा को सुनाता है। उसके बाद वो मेजर विक्रम को मिलकर कश्मीर बॉर्डर में चला जाता है। वो वहाँ पर पूरे लगन और जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी करने लगता है। बाबा, मैं आज पैसा भेजा हूँ। आप घर की छत ठीक तरह से मरम्मत कर लेना। आप और माँ कैसे हो? हम दोनों यहाँ पर ठीक है बेटा। तू कैसा है? मैं यहाँ ठीक हूँ बाबा। आप अपना और माँ का ख्याल रखना। अब मैं फोन रखता हूँ। एक दिन संग्राम अपने 2 साथियों के साथ पेट्रोलिंग में था। तब सीमा पार से कुछ आतंकवादी सीमा पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। संग्राम ने तुरंत एक खबर अपने कैप्टन को दी। संग्राम, मैं यहाँ से अपना टीम भेज रहा हूँ, लेकिन तब तक तुम अपने दोनों साथियों के साथ उनको रोकना होगा। याद रहे, कोई भी बचकर भागना नहीं चाहिए। संग्राम अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाता है। आतंकवादी 5 थे। संग्राम और उसके साथी बिना आवाज किए उनके नजदीक गए और तुरंत ही हमला कर दिए। आतंकवादियों ने भी जवाब हमला कर दिया। संग्राम अपने साथियों के साथ मिलकर बहादुरी से 3 आतंकवादियों को मार दिया और एक को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन एक आतंकवादी वहां से भागने लगा। संग्राम अपने साथियों को बंदी आतंकवादी पे नजर रखने के लिए बोलकर उस आतंकवादी के पीछे भागा।
संग्राम उसके नजदीक पहुंच गया। ये देखकर वो आतंकवादी पीछे मुड़कर संग्राम के ऊपर गोली चलाया। गोलियों से बचने के लिए संग्राम जमीन पर बैठ गया और उसने उस आतंकवादी को गोली मार दी। आतंकवादी की कुछ गोली संग्राम की पैरों में लगी थी, इसलिए वो बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसकी पैरों की ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उसे जब होश आया, तब डॉक्टर उसे बोले, मिस्टर संग्राम, आपने बहुत बहादुरी से आतंकवादियों का सामना किया, उन्हें मार गिराया। हमें आपके ऊपर नाज है, लेकिन क्या है डॉक्टर, बताइए ना मुझे। आपका एक पैर बुरी तरह से घायल हो चुका था। इन्फेक्शन की वजह से जहर तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी आपका पैर काटना पड़ा हमें। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मेरा पैर कट चुका है? नहीं। संग्राम ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी मेजर विक्रम वहां पर आ जाते हैं और उसे गले लगा देते हैं। सर, देखिए ना, ये सब क्या हो गया। मेरा पैर अब नहीं रहा, मैं अब किसी काम का नहीं रहा। मैं अब कैसे करूंगा अपनी ड्यूटी, कैसे अपने देश के लिए लड़ूंगा। मैं अब किसी काम का नहीं रहा सर। नहीं संग्राम, तुमने जो किया वो बहादुरी का सबसे बड़ा मिसाल है। तुम्हारी वजह से ही वो आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। तुमने अपने देश की रक्षा की है, और कौन कहता है कि तुम अब किसी काम की नहीं हो? तुम अब भी अपने देश के लिए काम कर सकते हो। लेकिन कैसे सर? तुम अब बॉर्डर पर ड्यूटी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कमी को पूरा करने के लिए नए संग्राम तो तैयार कर ही सकते हो ना। तुम अपने जैसे कोई बच्चों को रास्ता दिखा सकते हो, उन्हें फौज के लिए तैयार कर सकते हो, और ऐसा करके तुम अपने देश की सेवा ही करोगे। जी सर, आप बिल्कुल सही बोले। मैं ऐसा ही करूंगा। जैसे आपने मुझे हौसला दिया है, मैं भी दूसरों को दूंगा। उसके बाद संग्राम को उसकी बहादुरी के लिए मेडल मिलता है और वो अपने गांव चला आता है। उसके माता पिता के साथ पूरे गांव वाले संग्राम का स्वागत करते हैं। अगले दिन संग्राम गांव के स्कूल जाता है और वहां पर बच्चों को इकट्ठा करके उनसे पूछने लगा, हाँ तो बच्चों, मुझे ये बताओ, आप में से कौन ऐसा है जो भारतीय सेना में जाकर जान की बाजी लगाना चाहता है? वहां पर खड़े कुछ बच्चे अपने हाथ ऊपर करते हैं। उस बच्चों के चेहरे पर देशभक्ति का भाव था। ये देखकर संग्राम के चेहरे पर सुकून भरा मुस्कान छलकने लगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।